हंसी पूछे राजा राम शारदा कै बहनी, एक बहिनी डोंगरगढ़ में बिराजे, बड़ा नाम बमलाई शारदा कै बहनी। उस गाने से मैं जंप हुआ हूँ और ऐसा लगता है नाम की लॉटरी लग गई थी कि तेरी वाणी सत्य हो गई, ओ तुलसी कबीराय, हंस उगरे दाना तुनका कौआ मोती खाए। और ऐसा ग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, जबकि मुझे बोलने तनिक भी संकोच ना, मुझे भय भी नहीं होता, मुझे कोई जेल में डाल दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर दिलीप सड़ंगी जी हमारे साथ है। सड़ंगी जी, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। एक छोटे से गांव के दिलीप से डॉक्टर दिलीप सड़ंगी तक का सफर, कितने साल का संघर्ष है ये, कितने साल की तपस्या है? 51-52 साल की स्ट्रगल है बोल सकते हैं, और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ जब पता चला कि सोनू निगम गाना गाएंगे? इस गाने को वो 22 मिनट में लिखे, गाए और गाकर चले गए। बाबुल सुप्रियो के साथ उनको पिक्चर जाना था। जसगीत की ओर कैसे रुझान आपका हुआ? पहला कैसेट था जसगीत में, जिसको बप्पी लहरी ने रिलीज किया। संस्कृति विभाग ने आपकी ग्रेडिंग 35,000 रुपए में की है। मैंने बीच में लिख के दिया था कि डिलीट की उपाधि जो मिली है, तो महासंचालक महोदय ने उसको मान्यता नहीं दी। आपने MA किया इंग्लिश में, आप संस्कृत के श्लोक को गाने में ऐड कर देते हैं। इस शाखा में जाने से संस्कृत के प्रति मेरा जो लगाव बढ़ा था। तो जरा एक बार आमा पान के पत्री जब तक दिलीप जी के मुंह से ना सुना जाए तब तक। हे आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगना हो, झूपत झूपत। नमस्कार, BS टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ की एक ऐसे शख्सियत, जो छत्तीसगढ़ तो उनका कर्म भूमि है, लेकिन नाम इनका देश और विदेशों तक पहुंचा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है जसगीत सम्राट के नाम से जाने जाने वाले बड़े ही मशहूर गायक दिलीप सड़ंगी जी। डॉक्टर दिलीप सड़ंगी जी हमारे साथ है। सड़ंगी जी, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। एक छोटे से गाँव के दिलीप से डॉक्टर दिलीप सड़ंगी तक का सफर, कितने साल का संघर्ष है ये, कितने साल की तपस्या है? लगभग 14 साल की उम्र से गाता रहा हूं मैं, और 66 रनिंग है, और बड़ी दिवाली के दिन 67 चालू हो जाएगा। तो 51 साल की ये का स्ट्रगल है बोल सकते हैं, और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 5 दशक की गायकी, 5 दशक का संघर्ष, कितना कुछ बदल गया गीत संगीत की दुनिया में आपकी नजरों से? बहुत कुछ बदल गया डॉक्टर साहब। एक छोटा सा उदाहरण है, जो मेरा पहला गाना था का साबुन जो प्रथस गोरी कर मैंने गाया था, उसको बनाने के बाद लगभग 2 साल तक मुझे सुनने वाले नहीं, मैंने रिलीज करने वाले छोड़िए, सुनने वाले नहीं मिल रहे थे। और 2 साल बाद फिर शालीमार करके एक कैसेट कंपनी ने उसको सुना और रिलीज किया। 2 साल। और अभी मैं कल या परसों ही बाबा बागेश्वर धाम जी में एक गाना गाया था। तो हमारे अमेरिका में बैठे मेरे भाई लोग हैं, उनका फोन आ गया, मैंने 10 मिनट 15 मिनट के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना प्रगति हुई है। एक समय था हम लोग को एक गाना गाने में लगभग 1 दिन लग जाते थे, सब म्यूजिशियन एक साथ बैठे थे। आज तो किस गायक के साथ गाया हूं मुझे नहीं मालूम, और कौन बजाया नहीं मालूम, अलग अलग ट्रैक है, जाते हैं गा के चले आते हैं। तो आज के जो टेक्निकली बोलेंगे तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। गांव के मंच से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपने अपनी प्रतिभा का लोगों को लोहा मनवाया कि कोई साहब गायक है दिलीप सड़ंगी नाम का, छत्तीसगढ़ में रहता है। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ का नाम बड़ा हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ मतलब बड़ा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। अब तो चीजें तमाम बदल चुकी हैं। कैसा महसूस होता है जब आप बड़े मंचों पे जाके गाते हैं, और वहां के श्रोता, वहां के लोग जब आपको उस नजर से, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो कैसा महसूस होता? एकदम सही बता रहा हूं आपको। आप मेरे घर में पता कर सकते हैं, मैं दर्पण में आके देखता हूँ, हंसता हूँ, आर यू दिलीप सड़ंगी? तेरा क्यों इतना नाम है भाई? क्योंकि मैं कितना हूं, मुझमें क्या है, तो मुझे मालूम है। क्योंकि आप दर्पण में अपने आप को आकलित कीजिए, वो आप पाएंगे कि आप में बहुत सारी बुराइयां हैं। तो जब आपने कहा, जब लोग सम्मान करते हैं, जब बहनें पैर छूती हैं,
बच्चे सेल्फी लेने को आते हैं। तो कई बार मुझे बहुत सारे जो हमारे पुलिस अधिकारी होते हैं वो लोग उनको हटाते हैं, तो मैं उनको बोलता हटाओ मत यार, शायद ये सेल्फी लेने नहीं आता ना तो दिलीप सड़ंगी किनारे बैठ के खोजता रहता कोई मेरे साथ सेल्फी क्यों नहीं ले रहा है। और जब मेरे को कोई चीज मिल रहा है तो उसको सम्मान करना चाहिए। तो मेरी भावना ये है, इसलिए बहुत लोग बोलते भी हैं भैया आप थोड़ा भी इरिटेट नहीं होते हैं, हंसते रहते हैं, नाराज नहीं होते हैं, रात को 3 बजे भी आप लोगों को सेल्फी देते हैं, मना नहीं करते हैं। तो मैं उनको बताऊं, मैं उन पर एहसान नहीं करता हूं, वो सेल्फी लेकर मेरे ऊपर एहसान करते हैं। हर कलाकार की ये सोच हो जाए तो फिर तो स्टारडम जो एक उस नजर से देखा जाता है कि साहब इसके सिर पे स्टारडम चढ़ गया है, वो तो शब्द ही खत्म हो जाएगा। मैं अपनी बार खुद ही बताया ना कि मेरे में इतना ज्ञान नहीं, इतनी जानकारी नहीं, मैं इतना अच्छा गायक भी नहीं हूँ, आप किससे पूछ लीजिएगा, और इतना अच्छा सुरीला और ताल में भी नहीं हूँ, लेकिन इस जगह पे हूँ। तो इसका कारण है शायद वही बात है कि वो विनम्रता, वो सरलता, और वो बात नहीं आनी चाहिए इंसान में कि अगर थोड़ा सा नाम हो गया, कोई 4 लोग आके पैर छू दिए तब सीना तान लिए, आप और झुक जाइए ना। और हमको तो पढ़ाया भी गया बचपन से, जितना पेड़ में फल ज्यादा होता है उतना झुकता है। तो आप जितना नाम होता है, मैं एक चतुर, देखिए पढ़ाई से मुझे एक फायदा हुआ है, मैं बहुत सारी डिग्रियां लिया हूँ, पढ़ाई से मुझे एक फायदा हुआ है, मैं पढ़ाई से चतुराई आई है। एक्चुअली इसको विनम्रता भी मत कहिए, मैं तो चतुर आदमी हूँ और अपनी चतुराई से लोगों के मन को जीतने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरा शायद ऊपर वाले की देन है कि जीत जाता हूँ। आपने अपने पहले गीत का जिक्र किया कि जब मैंने पहला गाना लिखा तो 2 साल बाद कोई सुनने वाला मिला। जी, जब एक बार दर्शकों को सुना दे तो आनंद आ जाएगा। वही गाना आपके अंदाज में। का साबुन चुपर थस गोरी, अरे चम चम चमकथस तैं, हाय भर आइस दे हैं तोर, का विटामिन खावथस, का विटामिन ये एक्चुअली मैं क्या था, हम पहले मैं बहुत सारे रंगोवती जो गायक हैं, जितेंद्र हरिपाल जी पद्मश्री हैं, जितेंद्र हरिपाल जी के साथ मुझे बुलाने लगे। तो उस समय तक मैं ये 20 साल की उम्र का हो गया था, 20 या 23 साल की, और मैं एक एंकर के रूप में, अनाउंसर के रूप में उभर रहा था। तो उससे मुझे अनाउंसर के रूप में बुलाते थे, और मैंने उससे रंगोवती को बहुत डिफरेंट सिंगर कैसे गाएंगे ऐसा एक मिमिक्री बनाया था, तो बहुत उधर बुलाते थे। तो वहां जब जाता था तो मैं तो बेसिकली हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, मैंने हमारे 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी याद भी नहीं मुझे, और घर में भी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, और मदर साइड से थोड़ा हम लोग ओडिया बोलते हैं, इसलिए ओडिया भी जानते हैं। अच्छा, एक बड़े मजेदार चीज है कि दिलीप सड़ंगी के गाने गा के कई लोग सिंगर बन गए। क्या दिलीप सड़ंगी ने कभी क्लेम किया, कभी रॉयल्टी मांगा उनसे कि और आगे बढ़ाया, क्या जाओ गाओ? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा गाना उनके कारण तो मैं आगे बढ़ा हूं ना। अगर मेरा गाना वो नहीं गाते तो मेरे को लोग कैसे जानते हैं। हाँ, अभी मैं इतना जरूर बोलता हूं कि मेरे, आप किसी मंच में भी, आप कोई भी मंच मेरा उठा के देख लीजिए, मैं कम से कम 10-15 कलाकारों का नाम लेता ही हूं, या किसी का गाना गाता हूं तो उनका नाम लेता हूं। तो शायद डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उनका आशीर्वाद है, उनके माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे लिए काम कर जाता है। तो मेरी सोच में। अच्छा, उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ जब पता चला कि सोनू निगम गाना गाएंगे? और सोनू निगम उस समय मतलब संगीत की दुनिया में बड़े नाम, अभी भी बड़े नाम है, बड़े सम्मानीय है, लेकिन उस वक्त जब उन चरम पे वो थे, उस वक्त जब पता चला कि सोनू निगम गाना गाएंगे साहब, तब कैसा लगा? अब मैं तो यहाँ से प्रोफेशनली तैयार होके गया था, कुछ पैसे लेके गया था, कम भी पड़ गए थे वहां, और लेकिन एक चीज बहुत सादगी, सरलता, विनम्रता से बोलूंगा, बहुत अच्छा गायक है वो, व्हाट्सएवर क्या हो, जो भी हो, लेकिन इतना टैलेंटेड कि जिस गाने को मैं बना के ले गया था, अगर मुझसे गवाया जाए तो कम से कम 3 घंटे में गाऊंगा, और उनसे 10वां हिस्सा भी नहीं गाऊंगा। लेकिन उस गाने को वो 22 मिनट में लिखे, गाए और गाकर चले गए। बाबुल सुप्रियो के साथ उनको पिक्चर जाना था। अच्छा, हाँ, बाबुल सुप्रियो भी आए थे, तो वहीं बाबुल सुप्रियो से मेरी बात हुई, फिर बाबुल सुप्रियो जी को मैंने बाद में गवाया। और उस समय इनके साथ सोनू जी के साथ श्रेया घोषाल छोटी सी वो भी आई थी। अच्छा। और उस समय सोनाली वाजपेयी और साधना सरगम जी को बुलाया था। तो सोनू निगम ने कहा भी था, दिलीप जी इनको भी देख लीजिए। आज वो श्रेया घोषाल के माता पिता को श्रेया घोषाल प्रणाम, कितना नाम है। कौन सा गाना, मतलब आप हम तो जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, लेकिन एक बार जो रिकॉल हो जाए कौन सा गाना था, जब 4 लाइन उसके गुनगुना दे आप। सोनू निगम का तो जो मुझे पसंद है, बाकी तो छुनुर छुनुर पैरी, बहुत नैन लड़ा ले, लेकिन मुझे जो
न धरती महे कोनो न कोनो अगास मां, लाजवाब जेकर जवाब नहीं रे ओ हवे मोर पास मां, न धरती महे कोनो न कोनो अगास मां। अभी और लगातार कार्यक्रम करते आया हूं ना। जसगीत की ओर कैसे रुझान आपका हुआ? कमर्शियल गाने गा रहा था, बहुत सारे गाने हिट हो गए थे। तभी हमारे एक छोटे भाई देवेश शर्मा जी और हमारे तन्मय दास को, बहुत सारे रायगढ़ के हमारे हैं, शिव कुमार नायक करके एक हमारा दोस्त है, या मुझे बहुत मानते हो, अपने छाती में लिखवा लिया है दिलीप सड़ंगी दवाया ना, बीच में वायरल हुआ वो गुदना गुदा के लिखवा लिया। तो उन लोग बहुत सारे गाने बनाए, तो हमने एक गाना बनाया देवी कीर्तन करके कैसेट बनाया था, और वो पहला कैसेट था जसगीत में, जिसको बप्पी लहरी ने रिलीज किया था। और उसका एक गाना भी परसों मैंने बागेश्वर धाम सरकार जी के बाबा के सामने भी मैंने गाया, हंसी पूछे राजा राम शारदा के बहनी। उसका म्यूजिक डायरेक्टर मैं था, देवेश शर्मा जी, हम सब मिलके उसको बनाए थे। तो जरा एक बार सुना दीजिए, लाखों करोड़ों लोगों ने सुना उस गीत को, एक बार हमारे दर्शक भी सुने। हंसी पूछे राजा राम शारदा कै बहनी, हंसी पूछे राजा राम शारदा कै बहनी ओ मैया कै बहनी ओ मैया कै बहनी, हंसी पूछे राजा राम शारदा कै बहनी, एक बहिनी डोंगरगढ़ में बिराजे, बड़ा नाम बमलाई शारदा कै बहनी, एक बहिनी तोरी रायगढ़ में बिराजे, बड़ा नाम बूढ़ी माई शारदा कै बहनी। तो इस गाने के साथ साथ फिर आगे बढ़ते चले गए, फिर जसगीत गाए, यही कैसेट हम लोग ने बनाया। आमा पान के पत्री का क्या कहानी है? वो एक ऐसा गीत जो मुझे लगता है कि दिलीप सड़ंगी के संघर्षों को यहाँ से अचानक उस हाइट तक पहुंचा दिया हो। हाँ, आमा पान के पत्री, आप उसकी पीछे कहानी भी सुनाते कि वो कुछ दूसरा पत्री था, आपने उसको मोल्ड करके कुछ दूसरा बता दिया। एक्चुअली उस गाने से मैं जंप हुआ हूँ, और ऐसा लगता है नाम की लॉटरी लग गई थी। और गाने में मैंने क्या कुछ संस्कृत श्लोकों का प्रयोग किया था। तो आमा पान के पत्री करेला पान का, उसको लिखने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे छोटे भाई अमित प्रधान जी हैं, और उनने आमा पान के पत्री करेला पान का, और वो क्या प्राय सेवा गीतों में जाते थे शायद, तो कहीं से थोड़ा बहुत सुन के आए थे, उसके बाद तो आगे बढ़ाए थे। तो उनको भी विचार, हम लोग तो छोटे छोटे नए थे, लेकिन आप ये पूछेंगे ये गाना माने विवादास्पद तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा गलत होने के बाद भी, शाब्दिक त्रुटि होने के बाद भी इतना क्यों चला? तो इसका जवाब मेरे पास ये है कि आप की सुनवाई मां के दरबार में या भगवान के दरबार में शब्दों से नहीं, आपकी आस्था से, आपके विश्वास से, आपकी भक्ति से, आपकी भावना से होती है। जैसे एक बच्चा जब बोलता है मामा ता दे, मामा माम दे, तो अब माँ समझ जाती है कि माम मैंने खाना मांग रहा है, ता दे मैंने चाय वाय मांग रहा होगा। तो वैसे ही माँ, अगर आप हृदय से विचार करेंगे, जो सृष्टि की संचालन करती है वो माँ, उस भावना को शायद समझी, मुझे ऐसा लगता है, और शायद इस जगह तक पहुंचा दी कि आज डॉक्टर अवधेश मिश्रा जैसा बड़ा एंकर मेरे सामने बैठा है, मुझे पूछा। तो जरा एक बार आमा पान के पत्री जब तक दिलीप जी के मुंह से ना सुना जाए तब तक तो मतलब माना ही नहीं जाता कि बातचीत खत्म करे या उस और सोच भी सके। रस्ताला देखो तोरे बंदा थो बंदनाओ, रस्ताला देखो तोरे बंदा थो बंदनाओ, रस्ताला देखो तोरे बंदा थो बंदनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ, हे आमा पान के पतरी करेला पान के दोनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ, झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ। इस गीत के ठीक बाद आप श्लोक सुनाते हैं, और वो श्लोक इतना फेमस है आपका, इतना प्रसिद्ध है कि मतलब मैं दावा कर सकता हूं कि मैं और आप स्टूडियो में बैठे, मेरे 4 लोग स्टूडियो में बैठे, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते उस श्लोक को सुन के। जी। तो पहले एक बार जब वो श्लोक के 2-4 लाइन सुनाई, फिर उसके पीछे की कहानी पूछूंगा मैं आपसे। बहुत सारे श्लोक गाए, जो श्लोक मुझे याद आ रहा है।
ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ओम शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। गाने के बाद श्लोक को ऐड करना, जोड़ना, ये कैसे मतलब कॉन्सेप्ट आया आपका? बहुत मैं कोई बात दिल में पचा नहीं पाता। अब मैं बचपन में अपने बड़े पिताजी के पास रहता था, मेरे को उनके बेटी ही थी तो मुझे रखते थे, प्रिंसिपल थे हाई स्कूल में, और हमारे पीछे ग्राउंड था, उसमें शाखा लगती थी। नहीं, मैं उस पे आऊंगा। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ दर्शक के साइड से कि गीत खत्म होने के साथ श्लोक जोड़ने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? पता है ना, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि किसी गाने के बाद कोई श्लोक हो। शायरी हम तो सुनते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन गाना एक जसगीत आप खत्म करके श्लोक उसमें ऐड कर देते हैं। अब वही तो बता रहा हूँ, माँ ही लाती है ना। अब कोई चीज आया तो मैं वही बता रहा था कि उस समय वहां जब अपन जाते थे तो उत्तिष्ठ उपविष्ट ऐसा कुछ बोलते थे, और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे ध्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्ते तदत्वे सकायो नमस्ते हालांकि कुछ हो सकता है मैं भूल भी कर रहा हूं, लेकिन ये मैं मेरी स्मृति को आपने मैंने 48 साल की पहले की स्मृति को आपने झंकृत किया है। तो वो सबसे मुझे अचानक एक दिन ख्याल आया, क्योंकि वहां से मेरी संस्कृत के प्रति भी थोड़ा, इन सब शाखा में जाने से संस्कृत के प्रति मेरा जो लगाव बढ़ा था, तो मैं उस समय से थोड़ा कुछ करता था, और अट्टू तोता हूं तो मुझे क्यों ऐसा लगा मुझे भी नहीं मालूम है, और शायद इसी को कहते हैं, वो माँ देती है तो छप्पर फाड़। अच्छा, एक चीज बड़ी मिस्ट्री है जी, मतलब साधारण शब्दों में कहा कि बड़ा खिचड़ी है। आप साइंस के स्टूडेंट, आपने एमए किया इंग्लिश में, आपकी दोनों बेटियां एमबीबीएस डॉक्टर है, आपका बेटा इंजीनियर है, आप संस्कृत के श्लोक को गाने में ऐड कर देते हैं। ना आपका एक्सट्रीम का है, ना आपने उसको पढ़ा है। उसके बाद संस्कृत में इतनी फ्लुएंसी कि मैं देख रहा था वो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जब आपके श्लोक को सुन रहे थे तो वो मंत्र मुग्ध हो गए थे, वो पीछे हाथ जोड़ के ऐसा वो भी आपके साथ मंत्र दोहराने लगे थे। ये कैसे संभव हुआ? वही तो मुझे, अब मैं ज्ञानी होता तो आप लोग ज्ञानी, आप ही लोग बताएं, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो अपने को 4 लाइन सुनाता हूँ हर स्टेज में, भी आपको सुना रहा हूँ कि तेरी वाणी सत्य हो गई ओ तुलसी कबीराय, हंस उगरे दाना तुनका कौआ मोती खाए, और तान पलंग पर कंस सो रहे कृष्णा पाद दबाए, और कोयल देखे टुकुर टुकुर और कौआ राग सुनाए, डूबन को न चुल्लू भयो उल्लू सवा सजाए, और घोड़े सुने गुपचुप बैठे जो कुछ गधा बताए, नाचे नाच सपेरा तो नागन बीन बजाए, और सब कुछ उल्टन होन लागो कहे सड़ंग कबीराए। तो कहने का ऐसा ही है, मैं एक ही चीज पाता हूँ इन सब चीज में, आपके दिल में आया होगा कि सड़ंगी सब उल्लू हो, गधा हो, कौआ हो, कुछ भी, तो शायद वो माँ की ही कृपा है। बाकी मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, मुझे बिल्कुल हर स्टेज में जाने से पहले मेरे हाथ पैर कांपते हैं, और 10-15 मिनट बाद मैं नॉर्मल होता हूं। और यस, आज भी। और स्टेज में जाने से पहले मैं जिन के साथ कोई भूल किया हूं, हर इंसान, ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा जो भूल ना किया हो, मैं उनको रिकॉल करता हूं। आप आज भी रिकॉल करता हूं मैं, अगर किसी का 50 पे खा गया हूं। अभी बहुत सारे आपके नए गाने आए, नवरात्रि अभी तुरंत बीता है, कोई अभी वर्तमान में कोई बड़ा जो आपके हर गाने प्रसिद्ध होते हैं, कोई प्रसिद्ध गीत, उसके बाद मैं कुछ कठिन सवालों की तरफ बढ़ूंगा आपके लिए। जी बिल्कुल। एक कुछ गीत, उससे पहले जब कोई नया जो गीत अभी मैंने एक बनाया है अपने पुराने एक गाने की धुन पे, उसकी 4 लाइनें आपको सुना, मुझे अभी बड़ा रिस्पॉन्स मिला। पूरे नवरात्रि नागपुर में गया था, अभी नागपुर में बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला उसका, महाराष्ट्र जबकि। हमर घर के बेटी सरस्वती, बहनी संतोषी रूपाए, पत्नी लक्ष्मी के स्वरूपाए, और बूढ़ी मानो दुर्गाए, बुढ़वा बाबा महादेवाए। जहां बेटी खिलखिलाए रे, वहां विद्या के वरदान मिले, जहां पत्नी मन हर्षाए रे, वहां लक्ष्मी के वरदान मिले, जहां बूढ़ी मैया नाचे रे। जिस घर में बूढ़ी माई नाचती, माने बूढ़ी माँ खुश रहती, जहां बूढ़ी मैया नाचे रे, धाक धिनक धिन धा, ओ घर है स्वर अक्षर उपाए, ओ घर है स्वर अक्षर उपाए, हाँ बूढ़ी मानो दुर्गाए, बुढ़वा बाबा महादेवाए। आपके जितने भी गाने हैं, अधिकांश गाने में आप देवी महिलाओं का वर्णन करते हैं।
उनका गुणगान करते हैं। तो ये इसके पीछे की कुछ कहानी मिला ना। आप देखिए, जब मैं अपनी माँ की उतनी सेवा नहीं कर पाया, शायद मेरा उतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ। मेरे बड़े भैया ने बहुत सेवा की है, ठीक है, हम छोटे भाई लोगों को कम मिलता है, तो शायद उस माँ की कृपा है। और माँ की कृपा है, धर्मपत्नी ऐसी मिली कि वो इतनी ज्यादा धार्मिक कि आप बताया नहीं जा सकता। और जैसे मैंने कहा बेटी का मान, अभी आपने कहा बेटी मेरे MBBS, तो दोनों MBBS हो गए, MS और MD हो गए। तो आपने कहा बच्चा मेरा इंजीनियर है, तो वो माँ की कृपा है और क्या बोल सकता हूँ। और ये शायद इन्हीं लोग के बारे में ऐसा बोलता हूँ तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो पड़ता है। और ये सत्य है, अगर आपके घर में माता पिता खुश है ना, और बेटियां खुश हैं, घर में बहनें खुश हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और दूसरों को परिवर्तन करने से पहले या दूसरों को सुधारने से पहले आदमी को अपने आप को सुधार लेना चाहिए। मैं आपको बोलूं आप धैर्य बनाए रखें, नहीं, मैं अपने में धैर्य बना लूंगा तो अपने आप धैर्यवान बन जाएंगे। अब मैं कह रहा था कि कुछ कठिन सवालों की ओर मैं बढ़ूंगा। डर लगता है। मेरा पहला सवाल है साहब कि दिलीप षडंगी जैसा नाम, जैसे विद्वान गायक, विद्वान व्यक्ति, संस्कृति विभाग ने आपकी ग्रेडिंग 35,000 रुपए में की है कि आप गीत गाएंगे। सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से आपको महज 35,000 रुपया मेहनताना दिया जाएगा। 25 कलाकारों का, 25 कलाकारों को पूरी टीम के साथ 35,000 रुपये आपको दिया जाएगा। क्यों ऐसा? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और ये पिछले 7 साल से मैं देखते आ रहा हूँ। अभी इससे पहले मेरा अभी 6 महीने पहले ही 7-8 महीने पहले 1,13,000 रुपये कुछ करके पेमेंट बनता था। और फिर अचानक ये 35,000 वाला मामला आया तो मैं, हमारे एक चैनल है भिलाई टाइम्स में, मैंने यशवंत जी को बताया भी, तो वो वायरल भी हुआ। उसके वायरल होने के 4 दिन बाद फिर एक कागज आ गया मेरे पास 35,000 के प्रोग्राम का, हालांकि मैंने अटेंड नहीं किया। तो ऐसा करने के बाद भी अगर संस्कृति विभाग को इस बात की चिंता नहीं है कि वो जो कर रही है, हो सकता है उनके लिए अपन उस ग्रेड में ना हो, अपन स्वीकार करते हैं, क्योंकि लेकिन आम, जैसे आप कह रहे हैं, आम लोग भी कहते हैं, और एक डॉक्टर आप हैं, डॉक्टर मिश्रा हैं, आप बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो कम है और ऐसा ग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। जबकि मुझे बोलने तनिक भी संकोच ना, मुझे भय भी नहीं होता, मुझे कोई जेल में डाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बीच में ग्रेडेशन के लिए बुलाया गया था, तो मैंने बीच में लिख के दिया था कि डिलीट की उपाधि जो मिली है, तो वहां के संचालक महोदय ने उसको मान्यता नहीं दी। अच्छा, मैं टोक रहा आपको माफी के साथ। मेरे पास जो थोड़ी सी जानकारी है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में पिछले 60-70 सालों में या अब तक के इतिहास में महज 10-12 लोगों को ही इस विधा में डिलीट की उपाधि मिली होगी, उसमें आप भी शामिल हो। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं तो जिस दिन मेरे रोंगटे खड़ा हो जाए, जिस दिन मुझे आया, मैं खुद अपने आप पर विश्वास नहीं किया, ऐसा किया, मैं बोला गलत तो नहीं सुन रहा हूँ, ऐसा लगा मुझे। लेकिन इतनी बड़ी उपाधि मुझे दी गई, मानद उपाधि, तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और क्या बोल सकता हूँ। बाकी जब संस्कृति विभाग को ये चीज बताया तो उनको उस बात को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल महोदया के हाथ से अगर कोई मानद उपाधि मिलती है, और जैसा आपने कहा तो मुझे भी मालूम है, जहां तक 8 से लेके 10 या 12 लोगों को, तीजन बाई, हबीब तनवीर जैसे बड़े लोग उसमें शामिल हैं। मैं चरणों का धूल मैं वही कह रहा हूं, मैं स्वीकार करता हूँ। अगर उस श्रेणी में अगर दिलीप षडंगी का नाम है तो फिर ये तो मतलब सवाल ही नहीं उठता कि आप इतना भेदभाव कैसे करेंगे। कैसे बोलूं, मैं तो लगातार संघर्षरत रहा, और आपको मालूम है पिछले 5 साल में एक पार्टी में भी था, और उस समय मैंने बहुत सारे कलाकार, गरीब कलाकारों को पेमेंट रुके हैं, हमारे भी पेमेंट रुके। हम लोग तो सक्षम है क्योंकि हम लोग नौकरी वोकरी भी करते थे। अनुज शर्मा जी जैसे हमारे विद्वान गायक हैं, कलाकार हैं, उनके भी पेमेंट रुके हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि इस छोटी सी बात को पूरी करने में इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों हो रही है। तो आप इजीली, जब आप बड़े बड़े बाहर से बुलाते हैं, एक दिन में आप करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, तो कलाकारों को, मेरा जहां तक ख्याल है, अगर आकलन भी करेंगे आप, तो मुश्किल से 8 करोड़ 7 करोड़ के भीतर ना सारे कलाकारों का पेमेंट हो जाएगा। अब आपके पास छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने की जिम्मेदारी है, सियासत करने की जिम्मेदारी नहीं है।
मैं विभाग के लिए कह रहा हूं मैं कि उनके पास छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने की जिम्मेदारी है। आप सियासत करेंगे तो कलाकारों का मनोबल कहाँ जाएगा और वो फिर अच्छा प्रदर्शन कैसे करेगा? इसीलिए तो मैंने वहां से हटके मैंने इस्तीफा दिया और मैं कहा कि नहीं, मैं आम में कलाकार के रूप में रहूंगा। उससे मुझे बेनिफिट भी हुआ है। मैंने लोगों मेरी जो कुछ बीच मैंने खोया था, क्या होता है, चाहे आप कुछ भी, चाहे किसी पार्टी में ना, सब पार्टियां, देखिए मैं यहीं से बोलता हूँ, बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, क्रांति सेना भी अच्छी है, जोगी जी की पार्टी, सब पार्टियां अच्छी हैं। कुछ होता है गड़बड़ियां हो जाए। अब जैसे आप मुझे बोलेंगे दिलीप षडंगी खराब गाय, तो मैं जानबूझ के कभी खराब नहीं गाऊंगा। कोई बजाने तो जानबूझ के नहीं करते हैं, अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, और पक्ष विपक्ष इसीलिए रहता है। तो विपक्ष को कभी भी दुश्मन की नजर से न, मैं बिल्कुल आपत्ति करूंगा इस बात से आपको। आपने कहा कि पक्ष विपक्ष इसीलिए होता है। मौजूदा विपक्ष जब सत्ता पक्ष था, आप उसके पार्ट थे, फिर भी आपके साथ न्याय नहीं हुआ था। हम लोग गवाह हैं इस बात के। आपके साथ न्याय नहीं हुआ उसमें। क्यों, तो आप बताएंगे, बाकी मैं कैसे बोलूं। और न्याय अन्याय की बात नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही, ऐसा लगा। तो मैं बोला कि फिर मैं स्वतंत्र होकर बोलूंगा, और अब अभी मेरी बात सुनते हैं। तो उस समय भी मैं बहुत गुहार लगाया था संस्कृति विभाग में। हालांकि एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज से 15 या 16 साल पहले जब वर्क ऑर्डर लिखा जाता था हमारे जो प्रोग्राम के कागज में, तो उसके लिए मैं बोला वर्क ऑर्डर क्यों देंगे, वर्क ऑर्डर तो आप ठेकेदारों को देंगे, मजदूरों को देंगे, आप तीजन भाई जी को वर्क ऑर्डर देंगे, आप सुरेंद्र दुबे जी को वर्क ऑर्डर देंगे, ठीक है। दिलीप षडंगी, उस समय की बात, दिलीप षडंगी बहुत मामूली सा कलाकार है, आप उसको दे दीजिए वर्क। तो वर्क ऑर्डर शब्द को चेंज कीजिए। तो उस समय हमारे तत्कालीन गृह मंत्री रामेचंद नेताम जी थे शायद, और हमारे छोटे भाई श्रीचंद सुंदरानी जी थे, और वो महासमुंद के स्टेज में बैठे था, और वहां मैंने गुहार लगाई थी, और कहा तो वहां थोड़ा जोर से गुहार लगाई थी। तो उसके बाद वो लोग मुझे बुलाया, और फिर आशुतोष मिश्रा जी, तत्कालीन संचालक स्वर्गीय आशुतोष मिश्रा जी, वो थे, उनसे बोले उनसे बैठक कीजिए आप और डिसाइड किए क्या लिखना है। तो बाद में वो अनुरोध पत्र और निमंत्रण पत्र होने लगा। अभी 6 महीने पहले जो कागज देखा, फिर उसमें कार्यादेश चालू हो गया, कार्यक्रम आदेश। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कर कौन रहा है। संस्कृति विभाग क्यों हमेशा से विवादों में रहता है? क्यों उसे काजल की कोठरी कहा जाता है, जबकि कलाकारों का मान सम्मान करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है? ये आप बहुत अच्छी लाइन बोले। देखिए, कलाकार ही डिसाइड, राजनीति में भी कलाकार भले किनारे खड़ा रहता है, लेकिन उसके कारण भीड़ इकट्ठी होती है। मैं टोक रहा हूं, हर बड़े नेता को माइक देने से पहले कलाकारों से भीड़ इकट्ठी कराई जाती है साहब, उसके बाद वहां पे नेता आके भाषण देते हैं। और चारों, जैसे आप कहीं जाएंगे, उस समय भी मैं हंसता था, मैं किसका प्रोग्राम है आज, तो फलाने मंत्री का प्रोग्राम है, प्रोग्राम बताता हमारा, फोटो लगा उनका, तो प्रोग्राम किसका। तो इस बात का ख्याल महाराष्ट्र में बहुत रखा जाता है। महाराष्ट्र में कलाकारों को जो दर्जा मिलता है, और अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ में भी हमारे कलाकारों को थोड़ा, अब कल ही मैं जैसे बागेश्वर धाम में गया था, तो बागेश्वर सरकार जी जो सम्मान किए, तो उससे लगता है कि अब कलाकारों को भी धीरे धीरे सम्मान मिलने लगा है, और अच्छा सम्मान मिलेगा आगे चल के। और ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पुराने सरकार में सम्मान नहीं था, बताया ना, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ऐसा चलता रहता है। और कुछ बातें तो ये होती जिसकी जिम्मेदारी हम स्वयं लेते हैं। मैं संस्कृति विभाग का प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, मैं जिम्मेदारी लिया, और जब कोई चीज हम नहीं कर पाते हैं तो हमको इस्तीफा दे देना चाहिए, ज्यादा विवादों में नहीं रहना चाहिए। मैं थोड़े से विवाद में आया, मुझे लगा नहीं, इस पद के मैं उपयुक्त नहीं हूं, मैंने काम नहीं किया, ये मेरा अपना नेचर है। समापन का वक्त है, इन तमाम चीजों को छोड़ के कुछ एक मनपसंद जो आपके मन में जो गीत हो वो सुना दीजिए। मुझे अभी गाना वायरल हुआ है, जो हमेशा मैं मंच के आखिरी में गाता हूं, और यहां से मैं उस भाई को प्रणाम करते हुए उसके लिए सुना रहा हूं, जो YouTube में हमेशा कमेंट्स करता है, नाम याद नहीं आ रहा है, बोलता है भैया ये गाना आप रिकॉर्ड कीजिए बोल के, जबकि ये गाना रिकॉर्ड के लायक नहीं है, केवल स्टेज के लिए है। फिर भी मैं आपको वादा करता हूं, अगर कभी ऐसा मौका लगा तो ये गाना रिकॉर्ड करके भी सुनाऊंगा। और इस गाना, जैसे आज यहां से आपसे विदा ले रहा हूं, विदाई के वक्त में गाता हूं। हे जावत हूं जी आपन ठउरला, आए रहो भैया तुम्हार गाँवला, ये दीदी छुए बर तू ही मन के पाँवला, ये भैया छुए बर तू ही मन के पाँवला, हे भूल चूक कुछ होई क्षमा कर दी हो जी, जिन भूला हा भैया मोरे नावला,
पाऊला, ये दीदी आए रहे हो छुए बर पाऊला। बेहद शुक्रिया आपका इस बेहद व्यस्त समय और ऐसी स्थिति में जब आपने कई दर्जनों कार्यक्रम आपने किया, उसके बाद भी आपने समय दिया BSTV को। बेहद शुक्रिया आपका। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।